हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम यूनिट 21 जो कर रहे हैं उसका पार्ट 3 करेंगे। बट बिफोर दैट प्लीज़ गो थ्रू द डिस्क्लेमर दैट दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। तो पार्ट 3 में हम शुरुआत करेंगे क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से। क्लियरिंग CCIL यानी क्लियरिंग कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड जो था ये अप्रैल 2001 में बनाया गया। किसके द्वारा? बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्राइमरी डीलर्स जो होते हैं, मतलब प्राइमरी डीलर आपने ऑथराइज डीलर, प्राइमरी डीलर से आपने मनी मार्केट में पढ़े होंगे ना। तो ये जो होते हैं ये बेसिकली इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए और इनका क्लियरिंग और सेटलमेंट जो भी ट्रेड मनी मार्केट में लोग करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और फॉरेन संबंधी, उस सबको सेटल और क्लियर करने के लिए CCIL की स्थापना हुई अप्रैल 2001 में। CCIL एक तरह से सेंट्रल काउंटर प्ले पार्टी की तरह रोल प्ले करता है, जो कि कॉन्टैक्ट करवाता है किसके? बायर और सेलर के बीच में। जो कि आप ये समझ लीजिए कि एक तरह से जैसे जो अगर मनी मार्केट है तो कोई बायर कोई सेलर होगा, तो उसके बीच के सेंटर काउंटर पार्टी जो होगा, सेंट्रल काउंटर पार्टी वो कौन है? CCIL है। ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नोवेशन। ये जो प्रोसेस है सेंट्रल काउंटर पार्टी का रोल प्ले करने वाला, इसमें बोलते हैं इसको बोलते हैं नोवेशन। ठीक है। जो बायर और सेलर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके बारे में बात करी गई है। एक तरह देखा तो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट तरह समझ लीजिए इसको, कि CCIL भी एक पार्टी हो गया उसमें, जिससे जो दोनों के लिए गारंटी ले रहा है। अदर पेमेंट सिस्टम क्या होते हैं? प्रीपेड सिस्टम्स। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो बेसिकली पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि गुड्स और सर्विसेज जो भी हैं उनको परचेज करने के काम आते हैं। क्या बोलते हैं? PPI यानी कि प्रीपेड पेमेंट सिस्टम। ठीक है। इनका ये जो प्रीपेड पेमेंट सिस्टम इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं ये बेसिकली क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के लिए नहीं परमिट होते हैं। हालांकि वो बात अलग है, अगर फॉरेक्स वगैरह की बात है तो फिर हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते हैं, फॉरेक्स एक्ट 1999 के अकॉर्डिंग। मोबाइल बैंकिंग सिस्टम की बात करते हैं। जो भी बैंक के पास लाइसेंस और सुपरविजन इंडिया में है, उन जिनकी फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में है, वो मोबाइल बैंकिंग ऑफर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें RBI से नेसेसरी परमिशन ऑब्टेन करनी पड़ेगी। ATM और पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स के लिए बताया गया है, उसके लिए क्या चाहिए? जो भी ट्रांजैक्शन ATM पर कैरी आउट होंगे, अगर वो ऑनर्स और ऑफर्स चाहे कैसा भी हो, ठीक है, वो ट्रांजैक्शन जो होगा वो ATM, ये डिफरेंस बताया गया ऑनर्स और ऑफर्स में क्या डिफरेंस होता है। ऑनर्स क्या होते हैं? जिसने कार्ड इशू किया, जिस सपोज बैंक ऑफ इंडिया का ATM है और उन्हें बैंक ऑफ इंडिया के ही ATM में जाके विड्रॉल किया, तो उसको बोलेंगे ऑनर्स। और ऑफर्स का क्या है कि बैंक ऑफ इंडिया का कार्ड था लेकिन वो SBI के ATM में गए और वहाँ से पैसा विड्रॉल किया, तो उसको बोलेंगे ऑफर्स ट्रांजैक्शन। ये इसका डेफिनेशन है। हालांकि उतना रेलिवेंट नहीं है, उतना नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको पता होना चाहिए। जो ट्रांजैक्शन होते हैं बैंक के, आगे यही बताया गया कि खुद के ATM पे होंगे ऑनर्स और खुद के ATM पे नहीं तो ऑफर्स। ये साथ ही ये भी कहा गया है कि जो बैंक है उसको मिनिमम 5 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन अ मंथ फ्री में प्रोवाइड करने, उसके बाद वो चार्ज कर सकता है। और नॉन कैश ट्रांजैक्शन जो भी होंगे वो कितने भी कर सकता है। नॉन कैश ट्रांजैक्शन क्या मतलब? वो जैसे कि उसको अपना स्टेटमेंट चेक करना है या अपना बैलेंस चेक करना है, वो सब नॉन कैश ट्रांजैक्शन में आएंगे। जो अदर बैंक यानी ऑफिस ट्रांजैक्शंस रहेंगे, ये जो मेट्रो लोकेशंस पर रहेंगे, उन केस में जो ATM है उन्हें बताया गया है 6 मेट्रो लोकेशन यानी बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और न्यू दिल्ली। इन सब में जो है जो भी सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं उनको मिनिमम 3 फ्री ट्रांजैक्शंस बैंक देगा। ये बताया गया, ये RBI के अकॉर्डिंग किया गया है। और ये जो ट्रांजैक्शंस होंगे ये इंक्लूडिंग फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल होंगे एक मंथ के अंतर्गत। ठीक है, ये ऑफ अस में है, ये नहीं है कि आप शुरू से ही चार्ज करने लेंगे। जो अदर ATM में होंगे, ट्रांजैक्शन एनी अदर ATM ऑफर्स में, मतलब मेट्रो छोड़ करके जो 6 मेट्रो बताया गया उनके लिए बताया गया 3 फ्री के हो गए और उसके बाद चार्जेबल हो जाएंगे। और जो अदर देन मेट्रो हैं, मतलब इन मेट्रोज को छोड़ करके, उसके लिए बताया गया है कि बैंक जो है अपने सेविंग अकाउंट बैंक होल्डर को मिनिमम 5 ट्रांजेक्शन ऑफर करेगा इंक्लूडिंग फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल। तो ऑन अस में नॉन फाइनेंशियल अनलिमिटेड होते हैं, ऑफ अस में 5 में ही आएंगे, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों। ठीक है। मेट्रो है तो उसमें 3, और अगर नॉन मेट्रो सिटी है तो उसमें 5 ट्रांजेक्शन तक अलाउ होते हैं। जो आगे बताया गया कि सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम में नॉन बैंक्स के एक्सेस के लिए बताई गई हैं कंडीशंस। तो सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम जो इंडिया में है वो क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी RTGS और नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, दोनों ही रिजर्व बैंक के द्वारा ओन और ऑपरेट होते हैं। 21 जुलाई 2021 से RBI ने परमिट कर दिया है कि जो नॉन बैंक्स हैं वो भी इस पेमेंट इकोसिस्टम का पार्ट हो सकते हैं। उसके लिए इन्हें मेंबरशिप लेनी पड़ेगी किसकी? CPS यानी सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम की। तो नॉन बैंक जो होंगे उनको भी एक सेपरेट IFSC कोड यानी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड अलॉट कर दिया जाएगा। ये IFSC गुजरात गिफ्ट सिटी वाला IFSC नहीं है, ये समझ लीजिए। ठीक है।
जैसे हर बैंक का, हर ब्रांच का आईएफएससी कोड होता है जो कि नेफ्ट और आरटीजीएस के लिए ज़रूरी है। जैसे आपका फॉरेन के लिए ज़रूरी स्विफ्ट कोड होता है ना, फॉरेन से पैसा मंगाने के लिए, उसी तरह विद इन इंडिया करने के लिए आपको आईएफएससी चाहिए होता है, ये है, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो भी ये आपका नॉन बैंक एंटिटी है जिसको सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम में आना है, उनको एक करंट अकाउंट खोलना पड़ेगा आरबीआई के साथ में। कहाँ पर? ई कुबेर प्लेटफॉर्म पर। ई कुबेर ही है बेसिकली जो ये सब कुछ मैनेज करता है, ठीक है। किसके लिए? जिससे कि उसमें सेटलमेंट हो सके, जो भी पैसे का लेन देन होगा वो उसी अकाउंट के थ्रू सेटल होगा। उन्हें इन्फीनेट की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, यानी इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क की मेंबरशिप उनके लिए कंपलसरी है। और एसएफएमएस यानी स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम, इसका भी, जिससे कि वो सीपीएस यानी सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम का इकोसिस्टम का पार्ट बन सकें। ये शर्तें बताई गई हैं नॉन बैंक एंटिटी के लिए, उसमें आने के लिए, ठीक है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई का पेमेंट इकोसिस्टम में क्या रोल है? जो एनपीसीआई है वो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट इंडिया में ऑपरेट होते हैं, वो चलते हैं, ठीक है। एनपीसीआई या नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फंक्शन कब से हुआ? 2009 से। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो सेक्शन 25 कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत गठित की गई है। अब कौन सा सेक्शन है? अब है सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। मतलब गठित करी गई थी, प्रोविजंस किसके अंतर्गत थे? कंपनीज एक्ट 1956 के सेक्शन 25 के लिए, लेकिन जब से रिवाइज हुआ कंपनीज एक्ट 2013 जो हुआ उसके अकॉर्डिंग सेक्शन 8 के अंतर्गत। रुपे जो है वो एक स्वदेशी मतलब इंडिजिनियसली डेवलप पेमेंट सिस्टम है, जो कि बेसिकली जो आपका ये मास्टर और वीज़ा कार्ड वाला काम है वो काम अब रुपे कर रहा है, ठीक है। तो बस ये इंडिया ने डेवलप किया इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट भी किया जाए, विच इज़ अ गुड थिंग। आईएमपीएस बताया गया है। जो नेफ्ट और आईएमपीएस में डिफरेंस ये बताया गया है कि ये जो नेफ्ट है वो सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम आरबीआई द्वारा ऑपरेट होता है, और आईएमपीएस एक मनी ट्रांसफ़र सर्विस है जो कि एनपीसीआई द्वारा होता है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। नेफ्ट कौन करता है? जो हमने ऊपर भी सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम पढ़ा उसके अंतर्गत ऑपरेट हो रहा है। आईएमपीएस एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ऑटोमेट वो हो रहा है, क्या बोलेंगे, मैनेज हो रहा है। नैच क्या होता है? नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। ये एक ऑफलाइन वेब बेस्ड सिस्टम है जो कि बल्क पुश और पुल करता है ट्रांजेक्शन्स को। यही बेसिक जैसे ईसीएस है उसी तरह से इसको समझ लीजिए ये, लेकिन इसके लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मैंडेट प्लेटफॉर्म कंपलसरी है। एक इलेक्ट्रॉनिक मैंडेट दिया जाता है, उसके बाद ही हर महीने आपका नैच से पैसा निकलता रहेगा या आता रहेगा, जैसा भी कस्टमर चाहे उस हिसाब से। ये अकाउंट बेस्ड और आधार बेस्ड दोनों ही तरीके से हो जाता है, ठीक है। ये जैसे आपने जितना भी आपका डीबीटी वगैरह आता है ना एक साथ, जैसे किसान सम्मान निधि आता है, तो वो सब समझ लीजिए नेट से आ रहा है, समझ लीजिए आप। वो आपका, क्योंकि ईसीएस तो पर्सनली इंडिविजुअल्स का हो गया ना, नैच क्या होगा, गवर्नमेंट का है, तो समझ लीजिए कि उन्होंने एक बार कर दिया, तो इसीलिए बोला गया आधार बेस्ड भी होता है, अकाउंट बेस्ड होता है। फिर APBS क्या है? आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। तो आधार पेमेंट बेस्ड सिस्टम क्या है? ये बेसिकली गवर्नमेंट एजेंसीज को हेल्प करता है डीबीटी वगैरह के लिए। जितने भी स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम होते हैं जिसमें आपको चाहे वो पेंशन हो, चाहे वो किसान सम्मान का पैसा हो, ये सब चीज़ें APBS यानी कि आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम के द्वारा आ रही हैं। AEPS क्या है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। इसके द्वारा क्या होता है? डोर स्टेप फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है। मतलब बिना लोग जैसे वो छोटा सा ATM जैसा मशीन रहेगा, उसको माइक्रो एटीएम भी बोलते हैं, और उसको बीसी या कॉरस्पॉन्डेंट या अपने या तो घर लेकर के आ सकता है कस्टमर के, और वहाँ पे अपने थंब इम्प्रेशन के थ्रू वो पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। मतलब वो थंब किससे वेरीफाई हो जाएगा? आधार से, इसीलिए इसको AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम बोलते हैं। इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन बेटर हो रहा है और कस्टमर कन्वीनियंस बढ़ रही है, तो उससे फाइनेंशियल इकोनॉमी बूम करती है। नेशनल फाइनेंशियल स्विच बताया गया है। ये शेयर्ड ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स का यानी ATMs का सबसे बड़ा नेटवर्क है इंडिया के अंदर, नेशनल फाइनेंशियल स्विच। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब तो खैर लोन्स के लिए भी यूपीआई शुरू हो गया है ना, क्रेडिट लिंकेज करके। तो ये एक इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जो कि एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है। भारत बिल पेमेंट सिस्टम यानी BBPS। भारत बिल पेमेंट सिस्टम जो है ये वन स्टॉप बिल पेमेंट सोल्यूशन है। जो भी रिकरिंग पेमेंट हो, इसमें करीब 200 से भी ज़्यादा बिलर इंक्लूड किए गए हैं, चाहे वो बिजली, पानी, वाटर, टेलीकॉम, DTH, लोन रिपेमेंट, इन सब के लिए, इंश्योरेंस, इन सबको BBPS में लिया गया। NETC यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है NETC मतलब क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रोग्राम। अच्छा, इसमें भी अब ई मैंडेट का प्रोसेस आ गया है कि ऑटो रिफिल हो जाएगा मतलब आपका अकाउंट, ये भी रिसेंट अपडेट है। जो फास्ट टैग हैं उनकी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई होती है, मतलब RFID यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन स्टिकर लगा रहता है,
आपकी विंडशील्ड पर, अब तो खैर आपको पता है, ये बहुत पुराना है इसलिए इसमें डिटेल में दिया गया, आप सब अपनी गाड़ियों में यूज़ कर रहे हैं, आपको अच्छे से पता है क्या होता है। नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड यानी NARCL। तो NARCL जो है ये यूनियन बजट 2021-22 में अनाउंस किया गया था। इसको क्या मतलब है इसका, NACL का मतलब है एक बैड बैंक, जो हम सब जानते हैं क्या होता है। इसमें बेसिकली 500 करोड़ तक के बैड लोन डाल दिए जाएंगे, जिससे कि बैंक्स का ओवर एनपीए कम हो सके, और बैड बैंक इसको बोलेंगे नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, उसमें तैयार हो सके। 500 करोड़ लगभग 62.63 मिलियन। इसमें ऑलरेडी 28 एग्जिस्टिंग असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज जो है मार्केट में इस समय वो एग्जिस्ट कर रही हैं। NARCL जो है उसका ड्यूअल नेचर रहेगा, मतलब कि उसमें असेट मैनेजमेंट कंपनीज भी रहेंगी और उसमें असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज भी रहेंगी, जो कि जो बैड एसेट्स हैं यानी NPA जो है, अकाउंट्स हो गए हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, उनको मैनेज करेंगे यानी स्ट्रेस एसेट्स को मैनेज करेंगे। इसमें PSBs की 51% ओनरशिप रहेगी। NACR जो है वो कैपिटलाइज करेगा कैसे, इक्विटी, बैंक्स की इक्विटी के थ्रू और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की इक्विटी के थ्रू। NARCL यानी जो है आपका, वो उसको इंडियन डेप्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड IDRCL उसको असिस्ट करेगा। अब IDRCL क्या होता है, इंडिया डेप्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड जो है ये एक कंपनी है जो ऑपरेट करती है, एक ऐसी एंटिटी है जिसका मेन काम क्या है, स्ट्रेस एसेट को मैनेज करना, जिससे कि मार्केट प्रोफेशनल्स की हेल्प से उनको बेहतर किया जा सके, या तो सेल आउट किया जा सके या उनका रिजोल्यूशन किया जा सके। ठीक है। NACR क्या करता है, NARCL क्या करता है, एसेट्स खरीदेगा जो भी बैड एसेट्स हैं उनको, और उनको बाद में लीड ऑफर करेगा एक बेटर ऑफर में, जैसे कि जो सिक्योरिटी रिसिप्ट्स वगैरह होते हैं ना, जिससे कि और इकोनॉमी में पैसा जनरेट हो सके। IDRCL क्या है, ये इंक्लूड करता है मैनेजमेंट और वैल्यू एडिशन, किसमें, NACR के ऑफर में, कुल मिलाकर उसको रन करने में हेल्प करेगा। जो पब्लिक जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, उनका 49% स्टेक है IDRCL में। NACL में 51% PSB का था, इसमें 49% है, और रेस्ट क्या है IDRCL का, प्राइवेट बैंक के साथ है। डिजिटल रिपू के लिए बताया गया है, सेंट्रल बैंक से डिजिटल करेंसी, RBI का डिजिटल रिपू जो है वो यूनियन बजट 2022 और 23 में अनाउंस किया गया है। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है ये एक रिप्रेजेंटेशन है टोकन का, मतलब एक टोकन जैसे आपका नेशनल जो लीगल करेंसी है उसी के इक्विवेलेंट है। ये मत सोचिएगा कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कोई बैकिंग नहीं है, इसकी बैकिंग है, ये आपका बिटकॉइन नहीं है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपकी ये प्रॉपर लीगल मनी मानी जाती है, बस ये पेपर मनी की जगह डिजिटली यूज़ होगा, ये समझ लीजिए। CBDC क्या है बेसिकली, ये एक तो इससे कस्टमर्स को बेटर लिक्विडिटी मिलेगा, स्केलेबिलिटी बढ़ेगा, एक्सेप्टेंस बढ़ेगा, कन्वीनियंस बढ़ेगा ट्रांजेक्शन में, और जो एनॉर्मिटी है वो मेंटेन रहेगी, और क्विकर सेटलमेंट होगा पैसा। तो सबसे मेन चीज़ है कि जो फर्जी नोट है, जो नकली नोट है, उनसे छुटकारा मिलेगा। जो इसमें क्या है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो कम हो जाएगी। ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि भाई आपको ओवरऑल देखा है तो पैसा जो छापने में जो पैसा जा रहा है वो तो बच रहा है ना आपका डिजिटली, बस आपको सिक्योरिटी देखना है। डिजिटल रुपी जो है वो सेटलमेंट रिस्क जो रहता है ना फाइनेंशियल सिस्टम में, वो भी रिड्यूस कर देगा। अब बात करते हैं NABFID की, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ये क्या है, ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग पर्पसेस के लिए गठित है। ठीक है। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या है, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जो भी नया प्रोडक्ट मार्केट में आने वाला है उसका सिमुलेशन समझ लीजिए आप। ठीक है। उसको उसकी लाइव टेस्टिंग करते हैं बिना अलग अलग जो पैरामीटर्स हैं उनको अप डाउन करके, कि मान लीजिए आपने अगर लेंडिंग बढ़ाई या रेपो बढ़ा दिया तो क्या होगा, या आपने मान लीजिए लोन बांटना कम कर दिया और डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा दिया, तो मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी। इन सबको टेस्ट करने के लिए कंट्रोल इन्वायरमेंट में, जिससे कि एक्चुअल इकोनॉमी पे फ़र्क ना पड़े लेकिन डेटा के थ्रू पता चल जाए क्या फ़र्क पड़ेगा, वो सब रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के अंतर्गत किया जाता है। ये एक प्रोसेस होता है। ठीक है। विद दिस वी हैव कम टू एन एंड। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। डू लाइक द चैनल, डू सब्सक्राइब टू द channel, like the video and share the video. If you have any suggestions, please feel free to comment below. Thank you so much.